यहाँ इधर बैठ जाना, जगह आराम से बैठ। शिफ्ट हो जाए। चलो, तो ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स से अगर आप पिछले 10 साल से देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 5 सवाल आते हैं। इसमें 2 हिस्से हैं बच्चों, एक रे ऑप्टिक्स है और एक वेव ऑप्टिक्स है। अगर रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो रे ऑप्टिक्स के लगातार 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस साल भी 3 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले भी लगातार 3 आ रहे हैं। उसमें सबसे जो फेमस पार्ट है वो है लेंस वाला हिस्सा, लेंस और प्रिज्म ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हिस्सा है। तो अपन सबसे पहले जो इसका पार्ट चालू करेंगे वो करेंगे रिफ्रैक्शन। तो सेक्शन ए डाल लीजिए, रिफ्रैक्शन। आज की क्लास पूरी 10th क्लास है। आज कुछ भी ऐसा नया नहीं पढ़ेंगे, जो हमने क्लास 10 में पढ़ा रखा है वही सारा। ठीक है, चलो अब बिल्कुल बातचीत बंद कर दें, अच्छे से 1.5 घंटा पढ़ लेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो हैंग डालो, रिफ्रैक्शन डायग्राम बनाते चलो। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि ना आज की जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्लास है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कौन बात कर रहा है भाई, परेशानी कोई बोल नहीं? चलो लिखें। तो ऊपर है मीडियम 1, नीचे है मीडियम 2, साथ साथ लिखिएगा। यहां से लाइट आ रही है, ये है साहब आपकी इंसिडेंट रे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल कहलाता है आई, ये एंगल कहलाता है आर। डायग्राम बनाते चलिए। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेट से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, तो लाइट की स्पीड बदल जाती है। और फिजिक्स की, प्रकाश की, लाइट की इस घटना को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। बिल्कुल सरल भाषा में सुनिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी क्या बदल जाती है? स्पीड। और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं ऊपर मीडियम 1 है और नीचे मीडियम 2 है। ऊपर वाली लाइट को क्या कहा जाएगा? इंसिडेंट रे। और जब वो दूसरे मीडियम में चली जाएगी, देखो मैंने उसका नाम बदल दिया, क्या लिख दिया? रिफ्रैक्टेड रे। ऊपर वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नीचे वाला एंगल, सब क्लास 10 वाली बात है, सबको पता है। तो कोई खुश नहीं होगा कि मुझे पहले पता था, है ना? तो सब क्लास 10th की बातें हैं। तो लिखते जाइए, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मजे की बात है, सारे एंगल ऑप्टिक्स में कहां से नापे जाएंगे? नॉर्मल से। सारी बातें लिखेंगे, कोई ऐसा नहीं बोलेगा ये तो पिछले साल कॉपी में लिखा हुआ है। सारी बातें लिखनी है। पिछले साल के, उससे पहले साल के नोट्स लेके नहीं बैठे, आराम से लिखते चलें। क्वेश्चन वो वाले नहीं आएंगे, इसलिए जल्दी आंसर नहीं देंगे। क्वेश्चन चेंज आएंगे। हम क्या करते हैं, 3 से 4 साल बाद क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्योंकि बच्चा 11वीं में आता है, 3 साल कोटा पढ़ाई करता है। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन कराए थे वो 2026 की कॉपी में मिलेंगे। तो इस साल जो क्वेश्चन मिलेंगे वो लास्ट ईयर वाली कॉपी में है ही नहीं, है ना? तो आप सोचो मैं पिछले साल की जिरोक्स करके बैठूंगा और जैसे जैसे गुप्ता जी क्वेश्चन पूछते जाएंगे मैं आंसर देता जाऊंगा। तो मैंने हर चैप्टर के ना ऐसे 500-500 सवाल कर रखे हैं तैयार। तो और जो पिछले साल कराए थे ना वो 2026 के बैच में आएगा। तो हाँ, तो आप सोचो मैं पिछले साल की कॉपी से काम चला लूंगा तो काम नहीं चले। सारे नए सवाल आएंगे, नए डेटा के साथ नए आंसर। सही बात है। तो अपन यूं पिछले साल की कॉपी को बढ़िया से बांध के ऊपर रख दें, नए नोट्स बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं तो क्या, वही पुराने वाइब्रेशंस हैं और कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, वाइब्स वही रहती हैं। अगर हम नए नोट्स बनाएंगे, सारी बातें लिखेंगे, नए सिरे से तैयारी करेंगे तो उसका अलग मजा है। बस ये कहना चाहता हूँ।
तो चलो जल्दी से देखें फटाफट। ये ऊपर वाली रे कौन सी? इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड। एंगल हमेशा किससे नापे जाएंगे? नॉर्मल से। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड बदल जाएगी और उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। यहां एक टर्म आता है बच्चों जिसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर μ1 है और नीचे, इस म्यू को बोलेंगे बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जल्दी से 15 मिनट इस पे बात करते हैं, ये क्या चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू को कहा जाता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं, थोड़ा सा लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। म्यू का फॉर्मूला 10वीं क्लास में बताते थे, C/V। फटाफट लिखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर C/V। जैसे कभी कभार एग्जामिनर जबरदस्ती या तो वो दे दे भैया ग्लास का म्यू दे दे, बहुत ही अच्छा है, सभी को रटा हुआ है। कभी कभार वो म्यू ना देते, क्या दे देता है? स्पीड ऑफ लाइट दे देता है। कोई मीडियम है और उसमें स्पीड ऑफ लाइट दे दी 2 × 10⁸। अब आपको प्रश्न करने के लिए पहले म्यू चाहिए होगा। 90% सवालों में तो म्यू दे रखा है, तो मजे ही मजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर म्यू नहीं दे, स्पीड दे दे, तो भी नहीं घबराना। चुपचाप कोने में जाकर पहले क्या निकाल लो? म्यू। म्यू बराबर C/3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। तो म्यू बराबर 3/2। तो तरीका समझिए। हाँ, ज्यादातर सवालों में म्यू दे रखा होता है, पर इनकेस कभी म्यू नहीं दे तो परेशान भी नहीं होना। वो म्यू की जगह आपको क्या दे देगा? स्पीड। तो मुझे बच्चे स्पीड की सहायता से म्यू निकालना आना चाहिए। तो म्यू का फॉर्मूला याद कर लो, म्यू बराबर C/V। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, ये तो है एब्सोल्यूट जो हमेशा की तुलना करते हैं वैक्यूम से। पर एक आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उदाहरण के तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विथ रेस्पेक्ट टू ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू कोई अदर मटेरियल। तो उसे क्या कहा जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मतलब है? आइए मैं समझाता हूं। तो मैं लिख रहा हूं, साथ साथ कॉपी करिएगा। 1 μ2 इसे कहा जाता है बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। जिसके रेस्पेक्ट में है वो हमेशा कहां आएगा? नीचे। सर थोड़ा सा वापस बताइए, चलो कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, कोशिश करिए क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू वाटर है तो बच्चे वाटर कहां आएगा? नीचे। ये म्यू ग्लास। चाहे तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3, 3×3 = 9, 9/8। इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इन्हें कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आराम से धीरे धीरे समझ के लिखते जाइए। आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे? मैं सब फिजिक्स पढ़ाऊंगा बेटा, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल। पूरी 11वीं 12वीं 9th 10th का भी कोई टॉपिक रह गया हो, है ना? बिल्कुल परेशान नहीं हो। चलिए, हाँ
किसको? इस वाले को? क्या कहना चाहते हो बताइए? लिख सकते हैं ना, तो उसका नाम अलग हो जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में हो वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। तरीका है, जैसे कन्वेंशन बना रखा है। अपन बोलते हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी कहाँ आएगा? हमेशा पीछे। वी ए माइनस वी बी, ये कन्वेंशन है। तो जिसके रेस्पेक्ट में होगा वो हमेशा कहाँ होगा? नीचे। जैसे फ्लूइड में हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो किसी भी सब्सटेंस की ग्रेविटी किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष। तो पानी कहाँ लिखा जाता है? नीचे। डेंसिटी ऑफ वाटर। सब मेरे ऊपर लिखने का मन है तो फिर उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं कहा जाएगा। हाँ वही तो बोला है, देख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, वही तो बोला। चलिए बढ़े आगे। तो दो टर्म समझ में आई। पहला तो बोलिए क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10वीं कक्षा जिंदाबाद। म्यू बराबर सी बाय, यही काम आएगा, म्यू बराबर बाय। और अगर रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, जैसे उदाहरण के तौर पर भैया ऊपर है ऑयल, नीचे है गिल्सरीन, नीचे है गिल्सरीन, गिल्सरीन जो भी आप बोलते हो, ठीक है। ये है साहब म्यू ऑयल, ये है म्यू गिल्सरीन, ठीक है। अब मुझे चाहिए, ध्यान से बताना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रेस्पेक्ट टू गिल्सरीन। बताइए क्या होगा? जिसके रेस्पेक्ट में वो कहां आएगा? नीचे। लिख दीजिए, एक बार और लिख लें तो बात समझ में आ जाएगी। ये सब काम आएगा भी सवालों में। जिसके रिलेटिव निकालेंगे वो हमेशा कहां लिखा जाएगा? नीचे। मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। थोड़ा अगर यहाँ ईएम वेव जोड़ दें, वैसे तो ईएम वेव में पढ़ाएंगे तब आ ही जाएगा, फिर भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 1/μ0 ε0, इसी को सॉल्व करने पे आता है 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये सब काम आएगा, वही बातें लिख रहे हैं। दो 2022 में परीक्षा में आया भी था ये था वैक्यूम का। अगर मीडियम हो जाता है ना तो फिर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट नहीं आता, तब रिलेटिव आ जाता है, म्यू आर एप्सिलॉन आर। वो लिखेंगे अभी समय आने पर। बोलो आगे बढ़ेंगे? चलो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। देखिए, लिखने का समय हम बचा सकते हैं, न्यूमेरिकल का समय हम कट नहीं कर सकते। तो ये हमारी आपस की होशियारी है कि थ्योरी वाला पोर्शन है जो लिखने का है वो अपन जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं साथ साथ लिखते चलें, सवाल पे हम ज्यादा फोकस करें कि अल्टीमेटली अपन सबको पता है आने तो न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। तो लिखा लिखना लिखना सब है, एक भी टर्म नहीं छोड़ेंगे। देखो आप सब लिखवा रहे हैं एक एक चीज, पर यहाँ समय हम बचा सकते हैं थोड़ी होशियारी से, साथ साथ लिख लिया, थोड़ा तेज लिख लिया, ताकि हम सारा फोकस किस पर कर पाएंगे? कॉन्सेप्ट पे, न्यूमेरिकल। ये इंटरनल समझदारी है कि थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक बात। चलिए, किसका? यहाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है लाला, ये मैग्नेटिक इफेक्ट से आता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सही है। चलो बढ़ू आगे, लिखें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज जैसा मैंने आपको कहा, आज क्लास 10th है पूरी, कुछ भी नया नहीं है, सारे बेसिक बातें। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखें। पहला, पहला लिखिए, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे,
refracted ray and normal all lie in the same plane. वापस बोलता हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. दूसरा लॉ लिखिए, स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ ध्यान से देखें, ये हम 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, पर आज थोड़ा इसको अच्छे स्टाइल से लिखना चाहते हैं. 10th वाला जो है वो एक बार लिख के काट दीजिए. म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर. इसको कभी यूज नहीं करना, ये 10th की एनसीईआरटी में यही है, ये नहीं करना. क्या है एक्चुअल स्नेल लॉ वो आपको बताता हूं. डायग्राम बना लीजिए. बड़े कॉन्सेप्ट को बड़े मन से, अच्छी पॉजिटिव सोच से खुश होकर पढ़िए. अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया चलेंगे ना भाई, प्रश्न एक भी नहीं अटकेगा. चलो अब स्नेल लॉ कैसे लगाना है, बहुत आसान है. सभी लोग बोर्ड पे देखें. ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, म्यू वन साइन आई. ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल. नीचे का म्यू, नीचे का एंगल. म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर. दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. इसी स्टाइल में याद करें, इसको रटने का प्रयास ना करें. तुरंत यहां मैं वैल्यू बदल रहा हूं ताकि आपको मजा आए. ऊपर ले लो अल्फा, नीचे ले लो बीटा. ऊपर लिख लो म्यू नॉट, नीचे लिख लो म्यू डैश. जानबूझ के टेढ़े मेढ़े, क्योंकि अगर आप केवल यही लिखोगे ना, आपका मन करेगा मैं इसको रट लूं. रटना है ही नहीं भाई. क्या से लिखना है देख, स्टाइल समझ. ऊपर का म्यू, म्यू नॉट. ऊपर का एंगल साइन अल्फा. नीचे का म्यू, म्यू डैश. नीचे का एंगल साइन बीटा. देखिए इस तरीके से एक बार और लिख लें. ऐसा लिखने से क्या होगा, आपको याद करने का मन ही नहीं करेगा कि यार अल्फा बीटा कौन याद करेगा भाई. तरीका याद करो ना. ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल. नीचे का म्यू, नीचे का एंगल. बोलिए बढ़ेंगे आगे. तीर के निशान जरूर बनाएं, नहीं तो डायग्राम अधूरा अधूरा रहेगा. तीर के निशान अच्छे से बनाएं, नॉर्मल अच्छे से दिखाएं, एंगल नॉर्मल से बनेंगे. कुछ अभी सवाल आएंगे जो केवल और केवल डायग्राम से ही सॉल्व होंगे, इसलिए डायग्राम पर विशेष ध्यान दीजिए. सुंदर नहीं कह रहा हूं कि स्केल से बनाइए, पर इतना प्रॉपर बनाइए ताकि आपको एंगल दिखाए. नहीं तो आगे कुछ सवाल हम अटक जाएंगे. तो रे डायग्राम की अपनी एक अहमियत है, तो उसको बिल्कुल तसल्ली से बनाना है. इंसिडेंट रे दिखनी चाहिए, तीर का निशान दिखने चाहिए, एंगल कहां से नापे जाएंगे, नॉर्मल से. ये सारी छोटी बातें काम की हैं. नहीं तो अभी कुछ प्रश्न आएंगे जो केवल डायग्राम से सॉल्व होते हैं. अगर डायग्राम सही होगा तभी अपना काम हो पाएगा. क्लियर बात. अगला लिखें, इसी में सब हेडिंग डालिए. कॉन्सेप्ट लिख दीजिए, कॉन्सेप्ट. अब देखिए, अगर बहुत सारी पैरेलल सरफेसेस हो, ये साहब बहुत सारी पैरेलल सरफेस हैं. म्यू नॉट, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, म्यू फाइव. बहुत सारी पैरेलल सरफेसेस हैं. लाइट आ रही है, डायग्राम बनाते जाइए. ये आई आई नॉट पर, ये रिफ्रैक्ट हुई R1. मल्टीपल पैरेलल सरफेस.
अब देखना ध्यान से, थोड़ी सी मैथ्स है पर ऐसी नहीं है कि कठिन हो। देखें जल्दी से, थोड़ा जूम किया है मैंने। ये एंगल आपको दिख रहा है I0? ठीक है बच्चे, बोर्ड पे देखना, ये एंगल R1, इस पे स्नेल लॉ लगाओ, इस पॉइंट पर मस्ती से बताना। ऊपर का म्यू नॉट, ऊपर का एंगल साइन I0, ये ऊपर का काम हो गया। इस पॉइंट पे नीचे आओ, नीचे का म्यू1, नीचे का एंगल साइन R1। तसल्ली से देख लीजिए, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। अब ध्यान से देखना, थोड़ी सी मैथ से बच्चे, ये R1 है तो ये भी R1 है। पूछिए क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, R1 R1, ये R1 है, ये सेम होगा, पर ये R1 नहीं होगा क्योंकि अब मीडियम चेंज हो गया, तो ये R2। रट्टाबाजी नहीं करें, वापस देखें, ये I0 था, मीडियम चेंज हो गया, एंगल बदल जाएगा, ये एंगल वही रहेगा। इसके पीछे फिजिक्स नहीं है, इसके पीछे गणित है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया, अब फिजिक्स लग जाएगी, एंगल फिर से बदल जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? अब चलिए यहां फिर लगाइए, तसल्ली से लगाना इस पे, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। बोलो, वापस देखेंगे, ये R2 है, पता ये R2, गणित गणित, ये R2 है तो ये R3। अब गणित नहीं है, फिजिक्स, मीडियम बदल गया, एंगल बदल जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? चलो यहां लगाओ ईमानदारी से, चिल्लाओ यहां, ऊपर का म्यू2, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू3, नीचे का, चलिए लिखिए, लिखिए। फिर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि इतनी बार लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका जो RHS है वो इसके LHS के बराबर है, इसका जो RHS है वो इसका LHS है, तो ये सब टर्म आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर, सब बराबर है। देखते जाओ आप, तसल्ली से एक बार लिख लो। बहुत ज्यादा एंगल नहीं है, एक बार बस ध्यानपूर्वक बना दो, कोई रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको दिमाग में यहां होना चाहिए कि अगर सरफेसेस पैरेलल हैं, अभी जेई मेन 2022 में सवाल आया हुआ है, उसने 50 सरफेस दे दी, 50, तो भाई 50 बार स्नेल लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी सरफेस के बीच में डायरेक्ट लगा सकते हैं। कैसे अभी बताता हूं। जैसे अब देखो, सबकी, इसका जो RHS है प्यारे वो इसका LHS है, इसका जो RHS है वो इसका LHS है, तो मैं ऐसा लिखूं क्या? म्यू नॉट साइन I0 इक्वल टू म्यू1 साइन R1 इक्वल टू म्यू2 साइन R2 इक्वल टू म्यू3 साइन R3 एंड सो ऑन। ये देखिए साहब, सर इससे मुझे क्या फायदा, मुझे क्या फायदा मिलेगा? आपको फायदा ये है, आपकी मर्जी पड़े जिसमें लगाइए, डायरेक्ट पहले में, डायरेक्ट छठे में, डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब आपको बीच की सब नाटकबाजी उड़ा दीजिए, ये I0 है और माना ये है E। अब बताइए, सबसे ऊपर सबसे नीचे, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, म्यू इनटू साइन I, दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये है साहब स्नेल लॉ, ये है स्नेल लॉ, प्रोडक्ट ऑफ म्यू इनटू साइन। केमिस्ट्री से जोड़ो, अपन लिखते थे पीवी बराबर कांस्टेंट, तो P1 V1 बराबर, कितना रटा हुआ अपन को पता ही नहीं कहां लगता है। P1 V1 बराबर, चलने दो, P1 V1 P2 V2, आधे बच्चों को तो ये नहीं पता लगता कब है। इसी तरह केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आता था, आपको याद हो, वो नॉर्मेलिटी मोलरिटी वाले, N1 V1 बराबर, लगा रहे हैं साहब हर सवाल में, पता ही नहीं, वही कॉन्सेप्ट है। पर यहां पता करिए, द प्रोडक्ट ऑफ म्यू इनटू साइन हमेशा क्या रहेगा? अब देखना इसका कमाल क्या है, सबसे ऊपर और सबसे, एक बार में लगाइए, सबसे ऊपर म्यू नॉट, सबसे ऊपर
साइन आई नॉट, सबसे नीचे म्यू 6, सबसे नीचे, खत्म। कहीं का भी आप एंगल निकाल सकते हैं। बस याद रखिए सरफेसेस आपस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। क्यों आशीष सर पैरेलल होना क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? सरफेसेस पैरेलल होंगी तभी तो ये ऑल्टरनेट वाली नाटकबाजी सही रहेगी। अगर सरफेस कवर्ड हो गई स्नेल लॉ तो लगेगा, पर ये प्रोडक्ट वाली बात नहीं लगेगी, क्योंकि सरफेस पैरेलल है। तभी तो बच्चे ये R1 से R1 आ गया, ये R2 से R2 आ गया। अगर बीच में सरफेस कवर्ड हो गई तब ये ऑल्टरनेट एंगल वाली बात लगेगी नहीं। प्रश्न तो तब भी सॉल्व होगा, पर फिर हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख पाएंगे। सारी बातें लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तीर के निशान बना लीजिएगा पहले वाले में, बाकी सब में बना लें। लास्ट वाला ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे, इसे क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इमरजेंस। आज की क्लास पूरी क्लास 10th है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, पर सब बेसिक बातें अपन को आनी चाहिए तभी मजा आएगा। 2 दिन में ईएलपी आ जाएंगी, ईएलपी जरूर करिए। बहुत सिस्टमेटिक ईएलपी बनाई गई है रे ऑप्टिक्स की, अच्छे तरीके से करेंगे पूरा बढ़िया तैयार हो जाएगा। होमवर्क, मॉड्यूल, कॉन्सेप्ट बिल्डर, सॉल्व एग्जाम्पल सब करिए, कुछ भी मत छोड़िए। लापरवाही नहीं करनी कि केवल एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं या केवल एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सब कुछ करना है। सॉल्व एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर भी करने हैं, पूरे क्वेश्चन करेंगे तब के पूरा चैप्टर होल्ड पर आएगा। बढ़ो आगे, चलो देख लीजिए, सारी सरफेस पैरेलल होनी चाहिए। अब जैसे इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखें। अब बहुत सारी सरफेसेस है मान लो, ठीक है, ये μ1 है, ये √3 है, ये √5 है, √2 है, एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू। यहां लाइट आ रही है 45 पर। अब आपको पूछा है √2 वाले में, √2 वाले में एंगल बताइए लाइट का। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये बहुत कॉमन सवाल है, सब किताबों में सब जगह दे रखा है। अब अपन को 4 बार स्नेल लॉ नहीं लगाना, बोलो क्या लगाएंगे, सबसे ऊपर और जिसमें चाहिए, दैट्स इट। बस आपको ये चेक होना चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन था, सारी सरफेसेस आपस में पैरेलल हैं, सारी सरफेस आपस में पैरेलल। खुद लगा के देखिए, आंसर आ जाएगा एक लाइन में। बोलिए, ऊपर का 1, ऊपर का एंगल, जिसमें चाहिए उसका एंगल, खत्म। ना कोई आपको बीच के एंगल चाहिए, ना कोई आपको ऑल्टरनेट एंगल चाहिए, सीधा सबसे ऊपर और जिसमें चाहिए। साइन 45 1/√2, साइन आर, √2 को नहीं भेजिए, 1/2 साइन आर। बताइए साइन आर 1/2 कब, 30। देख लीजिए, बहुत बेसिक और फंडामेंटल सवाल। पर मजे की बात है, जब आप पुराने पेपर देखें या एनसीईआरटी देखें या पुराने एम्स के पेपर देखें, ऑब्जेक्टिव परीक्षा में जो सवाल आता है वो 2 या 3 स्टेप में होता है, एक एक पेज का सवाल कभी नहीं आता। अगर आप किसी सवाल में 5-7 मिनट से ज्यादा फंस रहे हैं, इसका मतलब आप कोई गलत तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं।
ऑब्जेक्टिव सवाल है तो वो सिंगल लाइन या ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी टॉपिक का, चाहे एसएचएम वेव हो, चाहे थर्मो हो, चाहे फ्लूइड हो, चाहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, हद से हद 2 स्टेप से ज्यादा उसमें फिजिक्स नहीं लगती। कभी फ्री होंगे आपको नीट का पेपर दिखाऊंगा 2023 का, कभी सॉल्व करके 21 का। आप देखिए किसी भी क्वेश्चन में 2 स्टेप से ज्यादा तो फिजिक्स लग ही नहीं रही। अपनी लापरवाही से, एग्जाम का प्रेशर, कम पढ़ना, रिवीजन नहीं करना, मल्टीपल कारण होते हैं, इसलिए हम थोड़े से लैग हो जाते हैं। बाकी नीट में फिजिक्स का लेवल बहुत बहुत हल्का आता है, कहीं ऐसा नहीं आता अपन जबरदस्ती भाग रहे हैं। वो एक फोबिया बना हुआ है कि अंधेरा कायम रहे, बाकी ऐसा फिजिक्स नहीं है भाई। बहुत आसान पेपर आता है। आप खुद आज या 2 दिन बाद मैं आपको भेजूंगा, 2023 का पेपर सबने दिया है, मैं उसको अलग ऑर्डर में आपको जमा के भेजूंगा टॉपिक वाइज। आप देखना यार, एक एक स्टेप में सवाल सॉल्व हो रहे हैं। एक स्टेप आउट ऑफ 50, 47 प्रश्न ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे। फिर सुनिए, 50 में से कितने प्रश्न? 47। भाई 47 करने तो 45 ही होते हैं, 3 तो छोड़, 5 तो छोड़ने होते। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब समझते हैं? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, करिए। ऐसा नहीं है कि वो मेरी कॉपी से सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं है। आपने कहीं पढ़ाई करी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करी हो, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, आप वो कॉपी ले आइए, मैं आपको उस पूरी कॉपी में पूरा नीट का पेपर दिखा सकता हूँ, देखिए मास्टर ने पढ़ा रखा है। क्योंकि फिजिक्स के पेपर में ऐसा कुछ आता ही नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊंगा तभी सॉल्व होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, हम आपका एफर्ट कर देते हैं। जो सवाल 6 लाइन में हो रहा है उसको मैं 1 लाइन में सॉल्व करना सिखा सकते हैं। बाकी कंटेंट ऐसा नहीं है कि आप आओगे तभी मिलेगा, वो कंटेंट हर मास्टर की कॉपी में है। बस वो हमें समझदारी से उसको क्या करना है, रिवाइज। आपने कहीं पढ़ाई करी हो, आप कॉपी ले आओ, मैं आपको एक एक सवाल मैच कर देता हूं। देखिए यार, इतना सरल पेपर आता है। बस हमें क्या चाहिए? रिपीटिशन, रिपीटिशन, रिवीजन। रिवीजन का मतलब सवाल देखते ही चमकना चाहिए, अरे सर इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा सर, टक्कर हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। आदमी ट्रॉली से कूद रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। बम का फटना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। ऐसे प्रोफाइल पता होंगी ना, तब मजा आ गया है। सवाल देखते ही अपन को क्लिक करना चाहिए। कुछ शब्द हैं कि जब जब मोमेंटम, कोई डिस्क घूम रही है उसके ऊपर एक डिस्क और डाल दी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। एक आया पत्थर, रॉड से टकरा के चिपक गया, रॉड घूम गई, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। ये तब चमकेगा जब हम बार बार रिवाइज करेंगे। इस बात को समझेंगे, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। बढ़े आगे। हाँ? क्या नाम है आपका? चलिए, अभी आप सीख जाएंगे सब, ठीक। मेरे से अलग से मिल लेना। रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। चलो, अब ये भी 10th की क्लास में दे रखा है, तो आप इसने देखें आप कितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट पढ़ते हैं। ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ऊपर एयर, नीचे भी एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया। अब सभी लोग बोर्ड पे देखो, बातचीत बंद करो, बोर्ड पे देखो। लाइट आई, माना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, देखते जाना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी, एंगल आर, देखते जाना। फिर मीडियम चेंज हो रहा है, पहले एयर से ग्लास, अब ग्लास से वापस एयर। ये आर है तो ये भी, और ये एंगल मैंने मान लिया ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब थोड़ी होशियारी लगाओ, क्या ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल है क्या बच्चे? अगर सरफेस पैरेलल है तो मैं आशीष सर कहीं भी स्नेल लॉ लगा सकता हूं, सबसे ऊपर और सबसे, बोर्ड पे देखना, मोबाइल बोर्ड को, ऊपर का म्यू 1, ऊपर का एंगल
साइन आई, नीचे का एंगल 1 साइन ई, 1 1 कैंसिल, साइन आई बराबर इंप्लाइज आई बराबर, इसलिए कहा जाता है जितने एंगल पर लाइट आती है उतने ही एंगल पे लाइट जाती है, बशर्ते सबसे ऊपर और सबसे नीचे का मीडियम सेम हो। सोचो अगर यहाँ एयर नहीं, मैं पानी भर देता, तब आई बराबर ई नहीं होता, क्योंकि जब नीचे पानी आ जाता तो यहाँ 1 नहीं आता, 4/3 आता। मैं अपनी बातों को फिर से धीरे धीरे बोलता हूं, पकड़ने की कोशिश करिए। ग्लास स्लैब, ठीक है सर, ऊपर का और नीचे का मीडियम सेम। अब वाक्य सुनो, ग्लास स्लैब कभी भी लाइट को डेविएट नहीं करता। डेविएट नहीं करता मतलब समझे, अगर 30 डिग्री पर आ रहे हो तो 30 डिग्री पर ही जाओगे। आई बराबर ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस। डायग्राम बना लो। ग्लास स्लैब, ऊपर और नीचे का मीडियम सेम। थोड़ा सा यहां समय बिताते हैं क्योंकि यहां सवाल बनते हैं। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस। सरल भाषा में, जितने एंगल पे लाइट आएगी उतने ही एंगल पर लाइट जाएगी, बशर्ते ऊपर और नीचे का मीडियम सेम होना चाहिए। 10वीं की एनसीईआरटी में, 12वीं की एनसीईआरटी में ऊपर नीचे एयर ही है, इसलिए वो 10th क्लास के टीचर बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस। पर आज आपको अच्छा बोलना है, हमेशा नहीं होगा। अगर नीचे एयर की जगह पानी आ जाएगा तो अपना दिमाग लगाना, फिर यहाँ 1 थोड़ी ना आएगा, यहाँ आ जाएगा 4/3, फिर आई बराबर ई नहीं होगा। तो देखो मैंने हिंदी में लिखा है ना, पहला बिंदु ग्लास स्लैब, दूसरा ऊपर नीचे का मीडियम, ऊपर बोलो कौन है, नीचे बोलो, फिर लिखा है मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस। फिर चौथा स्टेटमेंट बोलो बिल्कुल सरल भाषा में, 30 डिग्री पर आएगी, 30 डिग्री पर ही जाएगी, किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा, किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा। अब एक नया शब्द आता है जो हमने बचपन में सीखा था, वो देखना, अगर स्लैब नहीं होती तो ये लाइट सीधी जाती। बच्चे, अगर स्लैब नहीं होती तो लाइट सीधी जाती, गई तो अभी भी वैसी है। देखिए, केवल पैरेलल शिफ्ट हो गई, केवल पैरेलल शिफ्ट हो गई। देख लीजिए, मुड़ी नहीं है, मुड़ना गलत शब्द है। 30 पर आई थी, 30 पर ही गई, ये और ये एग्जैक्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं, मुड़ी नहीं, पैरेलल शिफ्ट हो गई। और फिजिक्स में इस दूरी को कहा जाता है लेटरल शिफ्ट। क्या कहा जाता है? लेटरल शिफ्ट। मुड़ी नहीं है, शिफ्ट हुई है, और कैसी शिफ्ट? पैरेलल शिफ्ट। इसे कहा जाता है लेटरल शिफ्ट। उदाहरण के तौर पे देखना, जैसे मैं लाइट रे हूं और मैं पर्दे की तरफ जा रहा हूं, ये मेरा सीधा रास्ता है बिल्कुल। अब मैं सीधा जा रहा हूं, अब ये देखिए, मैं बेंड नहीं हुआ, बेंडिंग तो होती है ऐसे, ऐसे जा रहा था, ऐसे हो गया, दिस इज बेंडिंग। मैं बेंड नहीं हुआ, पैरेलल शिफ्ट हो गया। देखना, अभी मैं दरवाजे की तरफ हेड कर रहा हूं, अभी भी दरवाजे की तरफ हेड कर रहा हूं, कैसा शिफ्ट हुआ? पैरेलल। लाइट की बेंडिंग नहीं हुई। तो ग्लास स्लैब कभी भी बेंड नहीं करता, जितने एंगल पे आओगे उतने ही एंगल पे जाओगे। बोलो क्या बात सही है क्या? और इस लेटरल शिफ्ट की वैल्यू, वैसे तो कभी इस पे सवाल नहीं आया ऑल इंडिया लेवल, फिर भी याद होनी चाहिए, टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर। टी कौन है? थिकनेस ऑफ द स्लैब। मैथ से निकाली जा सकती है, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। क्लास में 12th क्लास में इसका डेरिवेशन भी है,
हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं। T is the thickness of glass slab. I is the angle of incidence. दो मिनट यहां पे रुक रहा हूं, कोई आपके मन में डाउट आ रहा हो आप बिंदास पूछें। ग्लास स्लैब की सारी बात इस स्लाइड पर है। ग्लास स्लैब कभी भी लाइट को बेंड नहीं करता, मोड़ता नहीं है। लाइट जैसी आएगी वैसी ही पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी, वैसे ही पैरेलल शिफ्ट। डायग्राम को देखो, जो ऑरेंज लाइट है और ब्लू लाइट है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल है, मुड़ी नहीं है, केवल क्या हुई है, शिफ्ट हो गई पैरेलल। एंड दैट शिफ्ट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, जिसका फॉर्मूला होता है टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर। मैंने स्टार नहीं लगाया है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा रटन विद्या का नहीं है, क्योंकि कभी ऑल इंडिया पे इस पर डायरेक्ट प्रश्न नहीं आया। याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। बिल्कुल, सारी जो ग्लास स्लैब, उसका नाम ही ग्लास स्लैब तब होगा जब दोनों सरफेस क्या होंगी, पैरेलल। अगर वो दोनों सरफेस एंगल पे हो जाएंगी तो उसे प्रिज्म बोल देंगे। सही बात है। तो ग्लास स्लैब का मतलब यही होता है, दोनों बाउंड्री सरफेस एक दूसरे के पैरेलल। अगर वो किसी एंगल पे आ जाएंगी तो 8 दिन बाद वो क्या बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। अभी दोनों सरफेस एक दूसरे के कैसी हैं, तभी उसका नाम क्या है, ग्लास स्लैब। ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल। बोलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं। देखें एक छोटा सा क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ लें बिंदास। बढ़ू, ग्लास स्लैब को पानी में रख दें, बहुत अच्छी बात है। ऊपर भी पानी नीचे भी पानी, सेम कॉन्सेप्ट होगा। 30 पर आएगी 30 पे जाएगी। ऊपर नीचे मीडियम क्या होना चाहिए, सेम। एयर हो पानी हो कोई भी लिक्विड हो। चलो आराम से सब पढ़ो सब बढ़ो। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में केवल 10 बच्चों का अधिकार है, सब सीखो। अपने तो क्या सबको सिखाना है, वो बहुत जरूरी है। अंधेरा कायम नहीं रहे। चलो, ये आईआईटी में आया हुआ है, बहुत पुराना सवाल है आईआईटी का। कहा जाता है दो लाइट रे आ रही हैं और आपसे पूछा है इमर्ज होने के बाद इनके बीच में एंगल बताओ। दो लाइट रे आ रही हैं, लाइट 1 लाइट 2। लिख लें। अब कुछ भी नहीं लगाना दिमाग, केवल एक हिंदी का देसी वाक्य सवाल सॉल्व कर देगा। वो हिंदी का वाक्य क्या है, ग्लास लैब लाइट को बेंड नहीं करता। दो लाइट आ रही हैं, जितने एंगल पर आएंगी उतने एंगल पे जाएंगी, क्योंकि वो तो बेंड करता ही। बात खत्म। कोई भाई रॉकेट साइंस लगानी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई मैथ्स नहीं लगानी, केवल एक वाक्य 3 बार और बोलना है, ग्लास स्लैब एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। 30 डिग्री पे आओगे 30 डिग्री पे जाओगे। दो लाइट जितने एंगल पे आएंगी उतने ही एंगल पे जाएंगी, उनके बीच में कभी एंगल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ग्लास स्लैब के द्वारा जो डेविएशन पैदा होता है
वो कितना होता है? 0। क्या बात समझ में आ रही है? आइए तीसरी बार और बोल देता हूं, सरल भाषा बोलो। ग्लास स्लैब कभी भी डेविएशन पैदा, इसका बोले तो मतलब वो लाइट को मोड़ता तोड़ता, जैसे आओगे वैसे ही चले जाओगे। कितने एंगल पे आ रहे हो? अल्फा। दो लाइट अल्फा पे आ रही हैं, तो स्लैब से निकलने के बाद उनके बीच का एंगल भी अल्फा रहेगा। सर थोड़ा हम डायग्राम से बनाना चाहें, देखें? चलो कोशिश कर लेते हैं। आंसर तो अल्फा आ ही गया है, कोशिश करके देखते हैं, डायग्राम से फील भी आएगी आपको। कर लेते हैं मेहनत। देखो, सबसे लाइट रे 1 की बात करो, ये ऐसे बेंड होगी अंदर, फिर कहां बेंड होगी? बाहर। पहले अंदर बेंड हुई और फिर कहां बेंड हुई? बाहर। सर ये अंदर बाहर बेंड क्यों होती है? इसका भी कारण बता देता हूं। बाकी 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा है, रेयर से डेंसर जाते हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाते हैं, और डेंसर से रेयर जाते हैं तो अवे। अभी पढ़ा दूंगा। ये लाइट ऐसे निकल गई, ये बताइए, ये अंदर की तरफ जाएगी और उसके बाद बाहर की तरफ। अब एंगल किसके बीच में पूछा बताओ? ये वाली रे 1 और रे 2, इनके बीच में आप एंगल देखोगे तो वापस वो एंगल अल्फा ही आएगा। कारण बताइए? कारण वही है, ये मुड़ी नहीं, ये भी मुड़ी नहीं, केवल कैसी शिफ्ट हुई है? पैरेलल। तो जो एंगल पहले था वही एंगल बाद में। उत्तर क्या रहेगा बताइए? अल्फा। आंसर आएगा अल्फा। वहां लिख सकते हैं आप हिंदी में, ग्लास स्लैब के द्वारा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो कितना होता है? 0। मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए कि ग्लास स्लैब कभी भी एंगल को चेंज नहीं करता। क्या मैं आगे बढ़ूं? अब रेयर डेंसर की बात भी समझ लीजिए। ऊपर μ1 नीचे μ2, जिसका म्यू ज्यादा उसे क्या कहा जाता है? डेंसर। जिसका म्यू कम उसे कहा जाता है रेरर। म्यू ज्यादा डेंसर, म्यू कम रेरर। वापिस समझिए, म्यू बराबर होता है C/V। सोचिए, अगर म्यू ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, इसलिए कहा जाता है डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। सर वापिस बता दीजिए, फिर सोचो, म्यू बराबर क्या है? वी। म्यू कम है, म्यू कम, वी ज्यादा, तो रेरर मीडियम में स्पीड ज्यादा। तो आपसे कोई कहे कि डेंसर मीडियम क्या होता है, किसी छोटे बच्चे को समझाना है, तो आपको एक सीधा वाक्य बोलना चाहिए, जब लाइट उस मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। दैट मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम। अब स्नेल लॉ लगा के देख सकते हैं। आइए स्नेल लॉ के मजे लीजिए। ये आई, ये आर। चलो स्नेल लॉ बोलना, बढ़िया मजा आएगा इसमें। बोलना भाई स्नेल लॉ। ऊपर का म्यू, μ1, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। अब एक बढ़िया बात बताता हूं, जो 10वीं क्लास में आपने रटी थी उसको समझें। कहते हैं कि रेयर डेंसर जाने पर लाइट कहां मुड़ जाती है? टूवर्ड्स नॉर्मल। ऐसा क्यों हो रहा है सीखना। कहां गए आप? μ2 में। μ2 कौन है? डेंसर। μ2 ज्यादा है तो पता है साइन आर को कम होना पड़ेगा। थोड़े से शब्द उर्दू के हो रहे हैं तो धीरे धीरे बोलता हूं, पकड़ना। 12 × 2
बराबर 24 इंटू 1। पहले तसल्ली से चेक कर लो, 24 बराबर 24 है। अब दूसरा वाक्य पकड़ो, 24 बड़ी संख्या है तो इसके साथ वाली संख्या को छोटा होना ही पड़ेगा। आपकी मर्जी पड़े जैसा लिखो, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4, जितना छोटा करते जाओ, 4 इंटू 6, 2 इंटू 12, 24 इंटू 1। देखो आप, सब 24 हैं। अगर पहली संख्या घट रही है तो दूसरी संख्या को बढ़ना पड़ेगा। देखते जाइए, कोई भी एग्जांपल देख लीजिए आप, कोई भी एग्जांपल। अगर पहली संख्या बढ़ रही है, पहली संख्या घटी तो दूसरी बढ़ी। तो अगर म्यू2 ज्यादा है तो साइन आर को कम होना। तो सर इससे क्या कहना चाहते हो आप? अब मैं आपको बताता हूं कारण, सुनना आराम से। ये डेंसर है, ठीक है सर, ये डेंसर है, ठीक है सर। ऊपर रेरर, 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 लाइट आई, ये लाइट आई, ये लाइट आई। अब मुझे जाना है डेंसर में। ये कौन सा रास्ता है? ओरिजिनल। ये रास्ता कौन सा है? ओरिजिनल। बताओ तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो अंदर मुड़ोगे या बाहर जाओगे। मैंने दोनों करे, एक बार अंदर मुड़ा, एक बार बाहर। मुझे क्या पता कौन सा सही है, मैथ्स अपने आप बताएगी। ये आई, ये आई। डेंसर है मतलब म्यू ज्यादा, डेंसर है मतलब म्यू। अगर म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा है तो आर को कम होना। जरा इसमें देखो, आर बढ़ गया जबकि इसमें आर, तो ये है गलत, ये है सही। इसलिए 10th क्लास में लिखा रहता है, whenever a light travels from rarer to denser it bends towards normal। मुझे नहीं पता था, मैंने भूल चूक से अवे कर दिया। अवे करते ही बेकार हो गया, क्योंकि अगर म्यू ज्यादा है तो इस आर को तो कम होना। ये देख, ये आर तो आई से भी ज्यादा हो गया, इसलिए ये रॉन्ग डायग्राम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आइए एक बार और धीरे धीरे सुनिए। स्नेल लॉ, तसल्ली से सुनो। अपन को रिवीजन करने थोड़ी ना है। अपन को लग रहा है क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स नहीं चल रहा भाई, लॉन्ग ईयर प्रोग्राम है। क्या बोलते हैं इसको? क्लासरूम लॉन्ग ईयर प्रोग्राम। इसमें सारी बातें पूरी पूरी समझानी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि रिवीजन कर रहे हैं, देखिए आता होगा, ये तूने कर लिया, ये तो हो गया था, ये मैं नहीं कर रहा, ओ सर गया चैप्टर। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना भाई। अपने लॉन्ग ईयर प्रोग्राम है, सारी बातें सुननी है, सारी बातें लिखनी है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने। छोटी छोटी बातें, रेरर से डेंसर गए, ठीक है सर, डेंसर में गए। खुद सोचो, डेंसर, डेंसर मतलब म्यू ज्यादा। सोच अगर म्यू ज्यादा है तो दूसरी टर्म को कम होना पड़ेगा। कम होने के लिए दो ही ऑप्शन, या तो पास आओ या दूर जाओ। अगर दूर चले गए तो आर तो और बढ़ गया, तो कहां जाओगे? पास। इसलिए आपकी किताब में लिखा रहता है, जब जब रेरर से डेंसर जाते हैं तब तब लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? लिखते चलो, लिखते चलो। बहुत आसान है भाई, ऑप्टिक्स। मतलब 5 सवाल बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे, आप कहीं नहीं अटकेंगे। और बहुत लॉजिकल है और बहुत सिस्टमेटिक, पढ़कर अच्छा हो जाएगा। कहीं दूर दूर तक डर फोबिया नहीं बैठा है, पूरे 5 सवाल सही होंगे। तीर के निशान जरूर बनाएं, अच्छे साफ सुथरे नोट्स बनाएं। सुंदर नहीं है, लाल नीले काले नहीं चाहिए, साफ सुथरे नोट्स जिसको वापस पढ़ने पर पूरी कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। थोड़ा कॉपी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, रफ कॉपी लेके आ रहे हैं? बढ़िया, उनको बोल रहे हैं भैया सफेद पेज वाली कॉपी दो, स्पाइरल बाइंडिंग वाली। नोट्स अच्छे लगते हैं, पढ़ने का मन करता है।
ऐसी गंदी गंदी कॉपी में लिखते हो कि बाद में पढ़ने का मन नहीं करता उनको। इसलिए थोड़ा सा पैसा खर्च करें, उनको बोले भैया एक सफेद पेज वाली कॉपी दो, स्पाइरल वाली, उसमें नोट्स अच्छे होंगे, अपन उसको बाद में क्या पढ़ पाएंगे, अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सही बात है। क्या बंटवा दो सर सबको। बहुत शानदार। चलिए बढ़े आगे। तो लाइट रेडर से डेंसर जाएगी तो हमेशा कहां मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं थ्योरेटिकली। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, कलर का क्या होगा, वेवलेंथ का क्या होगा, स्पीड का क्या होगा। अब इस पे चर्चा करते हैं। ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है ऑब्जेक्टिव परीक्षा का। तो लिखिए कॉन्सेप्ट, लिखिएगा कॉन्सेप्ट। अब बहुत ध्यान से सुनना, पूरा थ्योरेटिकल सवाल है। लिखें कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। आइए सब मिलकर एक साथ लिखें, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, therefore when light travels from one medium to another medium, its frequency remain constant, frequency remain same या कांस्टेंट। क्या कहना चाहता हूं, वापस सुनिए। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की। जैसे मैं बोल रहा हूं तो साउंड वेव्स, ये साउंड वेव मेरे गले से निकल रही हैं, उन साउंड वेव का मैं सोर्स हूं। अब इन वेव्स को आप कहीं भी ले जाइए, पानी में, ऑयल में, किसी दूसरे मीडियम में, फ्रीक्वेंसी कभी बदलेगी, क्योंकि वो साउंड वेव मेरे गले से निकली हैं। कोई प्रकाश इस ट्यूबलाइट से निकला, किसी दीपक से निकला, किसी कैंडल का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश, वो मोमबत्ती का प्रकाश आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाइए, अगर सोर्स वही है तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कलर is always characterized, स्पेलिंग याद नहीं आ रही हो तो कैसे लिखते हैं देखो, करेक्टराइज, CH करेक्टराइज्ड, है ना। अभी अपन को याद ही ऐसे, तो ऐसे कट लिख देते हैं, खींच देते हैं लाइन, है ना। भविष्य के अपन सब डॉक्टर हैं, तो ऐसे ही अपन को दवाइयां लिखनी भी है। कलर इज ऑलवेज करेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी। कलर का निर्धारण किससे होता है हमेशा, क्या कहने का मतलब है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही प्यारे, कलर भी नहीं बदलेगा। मतलब गुप्ता सर, अगर लाल रंग का प्रकाश हवा में है, पानी में जाने पर भी लाल रंग ही रहेगा, क्योंकि कलर का संबंध किससे, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो कलर भी नहीं बदलेगा। बोलो हाँ है क्या। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, चलिए अब बोर्ड से समझना सब लोग। मैं जा रहा हूं रेडर से डेंसर। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेडर टू डेंसर। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखना अच्छे से, ठीक है। रेडर से आए, अब समझदारी करना कि अब पढ़ लिया, डेंसर में आते हैं
टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाते हैं। चित्र बनाते समय ध्यान रखो, जब आप लाइन खींच ही रहे हो तो समझदारी से चुना यार, नॉर्मल की तरफ आओ, क्योंकि डेंसर में जाने पर एंगल कम हो जाता है। तो अब आपसे पूछा गया स्पीड का क्या होगा, आराम से सुनना। डेंसर मतलब म्यू ज्यादा, रटना नहीं है। म्यू बराबर सी बाय म्यू ज्यादा, स्पीड कम। तो रेडर से डेंसर जाने पर स्पीड कम। हमेशा स्पीड कम नहीं होगा। कहां से कहां जा रहे हैं, ओरली सोचिए। रेडर से डेंसर, तो मैं डेंसर में गया, तो डेंसर का म्यू ज्यादा, स्पीड कम। व्हाट अबाउट वेवलेंथ, व्हाट अबाउट वेवलेंथ, इसका क्या होगा? सर मुझे क्या पता, आ जाओ फॉर्मूला देखो। v बराबर होता है एफ लैम्डा, v होता है स्पीड, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा होता है वेवलेंथ। आराम से देखना, एफ को काट दिया तो लिखा ही क्यों था, फॉर्मूला तो v बराबर एफ लैम्डा है, एफ कांस्टेंट है तो इसलिए एफ को क्या कर दिया, काट दिया। बताओ v किसके प्रोपोर्शनल? इससे क्या समझ में आता है, जो हाल स्पीड का होगा वही हाल लैम्डा का। स्पीड का क्या हाल है, स्पीड कम हो रही है प्यारे, तो लैम्डा भी, तो रेडर से डेंसर जाने पर वेवलेंथ भी कम होगी। व्हाट अबाउट कलर, कलर वही रहेगा, अरे बोलो, व्हाट अबाउट कलर वही रहेगा। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। फ्रीक्वेंसी और कलर में कोई चेंज नहीं होगा। स्पीड कम, वेवलेंथ कम, कलर वही, फ्रीक्वेंसी वही। पर ध्यान दीजिए ये सारे उत्तर रेडर से डेंसर के हैं, अगर डेंसर से रेडर आ जाएगा तो मामला गड़बड़ होगा। तो सोच समझ के लिखना, चित्र अच्छे से बनाओ, तीर के निशान बनाओ, बगैर तीर के निशान काम नहीं चलेगा। एंगल दिखाओ, ये आई, ये आर, काम बढ़िया करो, काम A1 होना चाहिए बोलता हुआ। घास नहीं काटनी कभी जीवन में, काम एकदम बढ़िया करना है। कलर का वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट पर, वो तो अपन सरलता के लिए अपन उसको चेंज कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ, चाहे 4000 से 8000 बोल दिया, विबग्योर बोल दिया, तो अपन चेंज कर देते हैं। पर कलर का निर्धारण हमेशा किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से। बढ़े आगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो अच्छे से। फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, कलर की जिम्मेदारी किसके पास, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी तभी कलर बदलेगा। रेडर से डेंसर जा रहे हो, मौखिक सोचो, डेंसर, अच्छा गुप्ता जी डेंसर, डेंसर मतलब म्यू ज्यादा, म्यू बराबर सी बाई वी, म्यू ज्यादा तो स्पीड कम। जो हाल स्पीड के होंगे वही हाल वेवलेंथ के, स्पीड कम वेवलेंथ भी कम। बोलो बात क्लियर है? बढ़ चले। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए। क्या हो अगर लाइट नॉर्मल के ही अलोंग आ जाए? क्या होगा अगर लाइट अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट हो जाए?
इसका मतलब लाइट आ गई प्यारे नॉर्मल के अलोंग। अरे फालतू बात मत करा कर, डॉक्टर कंपाउंडर में अंतर होता है भाई, है ना? तो अपनी हरकतें भी वैसी ही रखनी चाहिए। तो लाइट आ रही है, अब ध्यान से देखिए लाइट कहाँ आ रही है, नॉर्मल के अलोंग। पहला मेजर झटका, एंगल 90 या जीरो? जीरो। दिखने में तुम्हें लग रहा है 90 है, पर यही गलती है ना। एंगल रे ऑप्टिक्स में हमेशा नॉर्मल से मेजर होते हैं, तो नॉर्मल के अलोंग ही तो आ रही है, तो नॉर्मल से एंगल कितना, जीरो, तो 90 नहीं होगा। पहली गलती, 90 नहीं है प्यारे, आई कितना है, जीरो। लिख लेना है, होशियारी नहीं करनी है, लिख लेना है। एंगल कहां से नापे जाते हैं, नॉर्मल से। ये मुझे आता है, ये तो मैंने कर ही रखा है, होशियारी में मर जाओगे। इसलिए अपनी होशियारी नहीं, अपनी सारी बातें लिखनी ईमानदारी से कि सर अपने तो सब सीखना है। एंगल कहां से नापा जाएगा, नॉर्मल से। लाइट नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, तो एंगल कितना डिग्री, जीरो। अब आपसे पूछा है आर बताओ, तो सर हमें क्या पता, जो लॉ कहेगा वो कर देंगे। चलो लॉ लगाओ, स्नेल लॉ जिंदाबाद बोलो। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। आर नहीं पता, आर को आर मान लिया। देखो क्या स्नेल लॉ मैंने सही लगाया है। ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू नीचे का एंगल। वैल्यू डाल दो, साइन जीरो प्यारे, जीरो, ये जीरो। अब सुनना ध्यान से, सभी लोग बोर्ड पे बराबर आ जाओ। अब ध्यान से सुनना, इस टर्म को जीरो होना है। म्यू टू की औकात नहीं है जीरो होने की, बिकॉज म्यू टू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वैल्यू तो हमेशा या 1 से ज्यादा होती है, तो म्यू टू तो जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब साइन आर को जीरो होना पड़ेगा। सर एक बार और समझा दो, चलो वापस सुन ले, अपने घर की बात है, वापस सुन। ये एक्सप्रेशन जीरो है, हाँ बोल। इस एक्सप्रेशन को जीरो होने के लिए या तो म्यू टू जीरो हो, म्यू टू जीरो हो नहीं सकता, तो किसको जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब साइन आर जीरो, साइन आर जीरो कब, जब आर जीरो हो। आर जीरो का क्या मतलब, लाइट नॉर्मल के अलोंग ही चली जाएगी। ये देखिए, अब ये आपको बार बार नहीं करना है, बस एक बार आपने पूरी मैथ समझ के रख ली। अब हमेशा याद रखना, जो लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। कई बच्चे बोलते हैं सर फिर तो रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ। भैया ये स्नेल लॉ ही तो लगाया है, ये जीरो डिग्री कहां से आया, स्नेल लॉ से ही आया है। ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन के सारे नियम कानून लग रहे हैं, स्पीड भी बदलेगी, वेवलेंथ भी बदलेगी, सब कुछ होगा। बस चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी, और वो स्नेल लॉ से ही निकल कर आया है। तो ऐसा नहीं है कोई एक्सेप्शन है, नियम से जो उत्तर आया वो माना जाएगा। तो अब हमेशा क्या याद रखेंगे, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। इसका मतलब नॉर्मल के अलोंग आओगे तो नॉर्मल के अलोंग ही जाओगे। बोलो हाँ है क्या। इस बात को अच्छे से नोट कर लो, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो ध्यान रखिए, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। कारण बताइए, एंगल आई जीरो, स्नेल लॉ से एंगल आर भी कितना आया, जीरो। अब पूरा सेंटेंस बोलो, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल।
बोलो, बढ़े आगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। इसमें बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस है टी, जिसकी थिकनेस है टी, और ये लाइट रे आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। क्वेश्चन है लाइट रे को ग्लास स्लैब क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। म्यू टी बाय सी। पीछे पंखा चलाने, कूलिंग हो रही है पीछे। अब लॉजिकली सोचिए, ऑप्टिक्स भाई बहुत आसान है। अभी आपको 4-5 दिन में लग जाएगा। जब आप 50-60 सवाल कर लोगे ना, तब आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी नहीं पूछ रहा मैं आपसे, 6 दिन बाद पूछूंगा। आज क्या ट्यूसडे, वेनेसडे, ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे पूछूंगा। जब 6-7 दिन पढ़ा लूं, 70-80 सवाल आप बना लो, फिर आपको खुद को लग जाएगा अरे यार चैप्टर बहुत आसान है, ये तो 5 सवाल अपने कब्जे में है, कहीं नहीं जाता ये सवाल। चलो सब लोग बोर्ड पे देखना, अब लॉजिकली समझना। देखो ये लाइट आई, सबसे पहले नियम कानून, हवाबाजी नहीं चाहिए। ये कौन है, बाउंड्री। इसे क्या बोलते हैं, कोशिश करो बोलने की। देखो बोल लिया ना, कहां कठिन है। ये अपना केवल बोलने, सिर्फ सोच होती है, मेंटल बैरियर है। देखो कोशिश करी, बोल लिया बाउंड्री। ये बाउंड्री है जो दो मीडियम को क्या करती है, सेपरेट। इधर है एयर, इधर है ग्लास। सबसे पहले क्या खींचते हैं, नॉर्मल। बाउंड्री ऐसी है तो नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर। अब अच्छा काम बोलो, लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, नॉर्मल के अलोंग ही चली जाएगी। ये देखिए, अब वापस फिर से मीडियम चेंज, फिर नॉर्मल खींचा। ये कौन है, बाउंड्री, जो ग्लास को किससे अलग कर रही है, एयर से। बताओ लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, नॉर्मल के अलोंग सीधी चली जाएगी। लॉजिक आना चाहिए। कल को पता है आईआईटी में ये सवाल ऐसा है, कल करेंगे 2 या 3 दिन बाद, लाइट किसी एंगल पे आ रही है, तब ऐसे नहीं जाएगी, तब बेंड हो जाएगी, तब मैथ्स थोड़ी कठिन हो जाएगी। अभी मैथ्स आसान है। बताओ अंदर स्लैब के अंदर कितना चली, स्लैब के अंदर कितना चली, टी ही तो चली। तो आपसे पूछूं, मैंने कितनी दूरी तय करी, आंसर है टी। मुझे चाहिए टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस टी, स्पीड में अटक गया, कोने में चले, म्यू बराबर वी बता दो, सी बाय म्यू। वी पुट कर दो, सी बाय म्यू, तो म्यू पर गया, म्यू टी बाय सी। हो गया, एक लाइन का आंसर। क्या नहीं आया बताओ, सबसे पहले बताओ, स्लैब के अंदर कितनी दूरी चले, टी। क्यों, इसकी थिकनेस टी है तो टी चले। ओके सर, डिस्टेंस टी। क्या स्पीड सी रहेगी क्या, कैसे रहेगी भाई, मीडियम में जाने पर तो स्पीड बदल जाती है। तो सर कैसे निकालेंगे, म्यू बराबर सी बाई वी, तो वहां से स्पीड आ जाएगी सी म्यू, वैल्यू पुट करी, खट आंसर। अरे बोलो, तो टाइम कितना आ गया, म्यू टी बाय सी। तो आंसर बता दें, म्यू टी बाय सी। तो टाइम, स्टैंडर्ड सवाल है ये, तो टाइम म्यू टी बाय सी।
बोलिए, क्लियर है? अगला लिखिए। अब आपको रिलेशन लिखने आने चाहिए। जैसे रिलेशन क्या कहना चाहते हैं, एक क्वेश्चन से देखते हैं। एक लाइट आई, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, 60 डिग्री पर आई, इंसिडेंट रे 60 डिग्री पे आई। दो पार्ट हो गए इसके, कुछ हुआ रिफ्लेक्ट और कुछ हो गया रिफ्रैक्ट। हमेशा दोनों ही काम होते हैं। कभी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट गिरती है ना बच्चे, दोनों ही काम होते हैं। कुछ एनर्जी बाउंस बैक हो जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कुछ एनर्जी आर पार हो जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कभी भी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरती है तो हमेशा दोनों काम एक साथ होते हैं। देख लो आप। अब क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बना लीजिए। In the given situation, in the given situation, if reflected ray, कल नई कॉपी और आज का काम सारा उसमें कर रहा होगा, पक्का? ठीक, हाँ भाई, अपने बच्चे अपन ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सही है कि नहीं? अपन को दोनों को एक दूसरे को ध्यान रखना है। 5 मई तक साथ चलेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, बढ़िया। सही है कि नहीं? चलो लिखो। In the given situation, if reflected ray and refracted ray, refracted ray, are mutually perpendicular, ये 90 दे रखा है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये रिपीटेड सवाल है, ऑल इंडिया लेवल पर हर जगह मिलता है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन कैलकुलेट द refractive index of the medium, refractive index of the medium। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, ये आना चाहिए। क्या है देखो, इसमें 3 कॉन्सेप्ट को समझना है। तीनों कॉन्सेप्ट मत समझ लेना, सवाल आ जाएगा। चलो देखते जाना, पेन बदल लेना, कलर ध्यान से देखना। ये 60 तो ये भी 60, इसका कारण बताइए। 10वीं कक्षा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 10वीं कक्षा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, ये 60, ये कितना 90, ये पूरा एंगल 180। तो 60 + 90 150, 30। इस 30 का कारण स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 होता है। 60 + 90 150, तो ये कितना 30। चाहो तो इसको आर मान लो, छोटे बच्चों से कर लो। 60 + 90 + आर बराबर 180, 150 + आर बराबर 180, आर 30। ये दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया बताइए? स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180। अब लगाओ स्नेल लॉ। ऊपर का म्यू, ऊपर का म्यू 1, ऊपर का एंगल sin 60, नीचे का म्यू, म्यू नीचे का एंगल sin 30। खत्म। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। पर तीनों बातों को एक बार दिमाग में प्रोसेस करो। पहला, 60-60 क्यों हुआ बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 30 नीचे 30 क्यों हुआ? स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180। स्नेल लॉ लगा दीजिए।
साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, 2 से 2 म्यू 40। जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो यही सवाल ब्रिस्टल लॉ से भी सॉल्व हो जाता है। ब्रिस्टल लॉ तभी लगता है जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर हो। अभी आप छोटे हो, पढ़ा हुआ है, याद है, तो यही प्रश्न एक लाइन में हल हो सकता है, एक लाइन में। इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर, म्यू बराबर 10 IP, ब्रिस्टल लॉ। बताइए, IP इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, कितना दे रखा है 60, म्यू बराबर 10 60 √3। पर ये तभी लगेगा जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर। कल को ये 90 ना होकर 60 डिग्री हो, स्नेल लॉ तो लग जाएगा, ये नहीं लगेगा। ये तो एक स्पेशल केस है। ये भी लगता है, तभी लगता है जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर हो। लिख लो, शर्म नहीं है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड क्या हो, परपेंडिकुलर। बोले क्लियर है? तो आज मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया, पन्ने पलट लीजिए, मैंने आपको पहले ही कहा था आज क्लास 10th पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले दिन ज्यादा पढ़ा देते हैं तो घबराहट हो जाती है, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाया है। बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। अभी 2 दिन 3 दिन बाद से क्लास धीरे धीरे पिकअप होगी और फिर चीजें समझ में आएंगी। कल भी पढ़ाऊंगा बेसिक एपरेंट डेप्थ, चिड़िया मछली वाले सवाल, वो कल करेंगे, उससे फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल या परसों ईएलपी मिल जाएंगी, फिर ईएलपी साथ साथ सॉल्व करना है। बात के भरोसे में कुछ नहीं रखना है, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा वैसे 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 क्वेश्चन करते जाना है। चलिए साहब, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। तेजबॉल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो म्यू रिलेटिव आ जाएगा वहां पर।